सर 3 पीढ़ियां निकल गई। राइट। मुझे भी 15-16 साल हो गए काम करते करते। सर अभी तक हम इंडिया की बारबी नहीं बना पाए। आप सोचिए ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, हम इंडिया का नर्फ ही नहीं बना पाए, हम इंडिया में हॉट व्हील्स ही नहीं बना पाए। ऐसा तो नहीं हो सकता। आज आप किसी भी सुपरमार्केट में जाइए, आपको आलिया डॉल, थंडर स्ट्राइक गन्स, यस मोटर मेटल कार्स 100% मिलेंगे। अगर आपका बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, राइट क्वालिटी है, और फिर राइट कॉस्ट पे है, अगर उसका प्राइस बिल्कुल परफेक्ट है, स्वीट प्राइस पॉइंट पे है, और उस पे निरंतर इनोवेशन है, कि मतलब मैं आपको रोज नया प्रोडक्ट दे रहा हूँ, और उसके साथ अगर आपके पास अफलातून डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। सर ये चारों चीजें ही हमारे पास, हमारा डीएनए है। Hello, everyone, and welcome to Sunday Investing. This is the 24th episode of our Know Your Promoter series. We have a very interesting company today. We have Mr. Karan, who is the promoter of KV Toys, whose SME IPO is opening on the 8th of December and closing on the 10th of December. Welcome, Karanji. Welcome, Kunalji. And thank you for थैंक यू, making the थैंक time. Uh, would love for you to start by just telling us a little bit about your own background. How did you get into this business? Like how did you get toys? Right? It's a very interesting category. So I'd just love to know your story. यू। या श्योर। रोहित जी, यू नो आई एम अ थर्ड जनरेशन इन दिस बिजनेस। मेरे दादाजी ने ये बिजनेस स्टार्ट किया था दिल्ली में। उनका वहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, एंड उनका लोकल डिस्ट्रीब्यूशन ही था, दिल्ली में ही, सदर बाजार में। एंड इंडिया के जो मेजर सिटीज हैं, जैसे हैदराबाद, उस टाइम पे बेंगलोर, कलकत्ता, यहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन था उनका उस टाइम पे। मैं ये अर्ली 80s की बात कर रहा हूँ। एंड देन माय फादर entered into business in 1988, राइट। और वो 18 ईयर्स के ही थे, यंग ब्लड ऑफ द फैमिली। वो आए, उन्होंने बिजनेस को एक्सपेंड किया, और उसको वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्ट्स, नई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। और 1993 में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भी बनाना स्टार्ट कर दिया था। एंड इन 1996 तक इंडिया में इंपोर्ट बिजनेस काफी बढ़ चुका था। तो उन्होंने सोचा कि हम चाइना जाते हैं, वहां से नई टेक्नोलॉजी सीख के लेके आते हैं, और कुछ नए प्रोडक्ट्स लेके आएंगे इंडिया में। वो देखने के लिए वो गए, बट देन ही रियलाइज कि नहीं, वहां पे हमारी कहानी निकल चुकी है। तो देन ही वाइंड अप हिज फैक्ट्री एंड स्टार्टेड इंपोर्ट बिजनेस। और इंपोर्ट बिजनेस हमने 2000 2014 2004 5 तक, सॉरी 8 तक, दिल्ली से ही उन्होंने इंपोर्ट बिजनेस किया, पूरे इंडिया का नेटवर्क क्रिएट किया, हर चीज। देन उनके और उनके ब्रदर्स स्प्लिट हो रहे थे, तो बिजनेस स्प्लिट हुआ, एंड वी शिफ्टेड टू बॉम्बे। एंड दोनों ब्रदर्स ने टॉयज बिजनेस छोड़ के दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर दिया। एंड माय डैड वाज वेरी पैशनेट अबाउट द टॉयज एंड टॉयज बिजनेस, तो उन्होंने टॉयज बिजनेस को कंटिन्यू किया। एंड हमने फिर बॉम्बे आए। बॉम्बे में आने के बाद 2010 में वी केम टू बॉम्बे, एंड वहां पे हमने इम्पोर्ट बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत फ्लरिश किया। 2010 में मैंने भी बिजनेस ज्वाइन कर लिया एट द वेरी अर्ली एज ऑफ 17 ओनली। साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा था, साथ साथ काम में भी आ गया था। और धीरे 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 इन 2013 वी एंटर्ड इनटू सुपरमार्केट बिजनेस। ऑर्गेनाइज सेक्टर धीरे धीरे आना शुरू हो गए, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आए, ई कॉमर्स किया, काफी सारी चीजें करी। चाइना में हमने काफी सारे ओईएम्स पे बनाना शुरू किया। बट ये टोटल जर्नी में रोहित जी कुछ ब्रांड के लिए नहीं था, कहने के लिए नहीं था, क्योंकि हम सिर्फ इंपोर्ट ही कर रहे थे, और एज सच कुछ ब्रांड नहीं था हमारा जो ब्रांड के अंडर हम प्रोडक्ट बेच रहे थे। राइट। तो सब जेनरिक के नाम से ही बेच रहे थे, जेनरिक प्रोडक्ट्स थे। धीरे धीरे हमने 2016-17 में हमने डिसीजन लिया कि नहीं, अब हमको इंपोर्ट बिजनेस नहीं करना चाहिए। अब हमको कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें हम कुछ वैल्यू एडिशन कर सकें, कुछ इंडिया में कर सकें, और किसको कुछ चीज हो सके कि ये हमारी है। तो इस तरीके से हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी। 10 प्रोडक्ट से स्टार्ट किया हमने, और धीरे धीरे एक अच्छे सेटअप पे पहुंचे। पहले ही साल में हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, एंड धीरे धीरे वो 10 प्रोडक्ट से हम
100 प्रोडक्ट्स तक पहुंच गए एक साल के अंदर। एंड देन वी रियलाइज कि बिजनेस जो है वो इतनी जल्दी, मतलब आई वाज सिंगल हैंडेड गाय। तो आप अकेले ही चाइना से सोर्सिंग नहीं कर सकते, और चाइना से आप यहाँ लाओगे, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करोगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, फिर आप वहां से चीजें, ये पूरी चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको, आप एक अकेले सिंगल मैन आर्मी की तरह अगर काम करेंगे तो वो नहीं चलेंगी चीजें। वो एक स्केल तक ही अटक जाओगे आप बहुत बड़ा स्केल नहीं कर पाओगे इसके अंदर। तो हमने ऐसे लोगों को ढूंढना स्टार्ट किया जो मेरे जितना मोटिवेटेड थे, मेरे जितना उनमें पैशन था टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग, वो यहाँ कुछ अच्छा करना चाहते थे। तो ऐसे 11 ओईएम फैक्ट्रीज के साथ हम जुड़े, जिनका आज हम 100% प्रोडक्शन हम यूटिलाइज हमें ही आता है। और इस तरीके से आज हम 700 प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लगभग लगभग 7 से 8 अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजीज के प्रोडक्ट्स हैं। और हम ऑलमोस्ट 30 सुपरमार्केट्स एंड मॉडर्न स्टोर्स के साथ काम करते हैं इंडिया भर में। और रफली 2 से 2,500 होलसेलर्स के साथ काम कर रहे हैं, जिसके अंदर 1500 होलसेलर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर हमने क्रेडिट की फैसिलिटी दी हुई है उनके साथ, है ना? तो ये नेटवर्क हमने क्रिएट किया है। धीरे धीरे हम ब्रांड बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं। जैसे आज आलिया हमारा बहुत बड़ा ब्रांड है टॉयज के लिए, अंडर स्ट्राइक हमारा बहुत बड़ा ब्रांड है गन्स के लिए। फिर हमारे पास 2 और ब्रांड्स हैं, जो फनी बबल एंड यस मोटर्स। यस मोटर्स इज फॉर मेटल कार्स एंड फनी बबल इज फॉर बबल प्रोडक्ट्स, इंपल्स प्रोडक्ट्स, राइट? तो इस तरीके से हम ब्रांड लेके आ रहे हैं। हमने एक ब्रांड एजेंसी के साथ टाई अप भी किया है जो हमको हेल्प कर रही है ब्रांड बिल्डिंग के अंदर, right? So this has been the journey till now. Yes. Wonderful. No, that's a very, very long journey, I think, since you've started. I mean, the seeds of this business were started almost 30 years ago. For it Yes. to then But now. देखिए सर, 3 चीजें हैं इसमें। फर्स्ट, वाइंड अप ऑफ द फैक्ट्री वाज अ चैलेंज। सेकंड, तीनों ब्रदर स्प्लिट हो गए, तो तभी भी एक बिजनेस एक स्केल पे पहुंच रहा था, लेकिन फिर केक कट हो गया। अब उसके बाद जब हम इम्पोर्ट बिजनेस में आए, तो दोबारा मैन्युफैक्चरिंग में आके अब ये जो जर्नी हुई है, ये अब स्टेबल है। अब ये बड़ा पिक्चर बन सकती है, राइट? एंड जर्नी जो है अब जाके वो फिट हो गई, कंपनी जो है वो फिट हुई है कि अब हम इसको एक बड़े स्केल पे लेके जा सकते हैं। Yes. Perfect, perfect. So I think you've also explained a little bit about what the business does. But if you're to just जी, very simply kind of explain, so you guys are a toy manufacturer and you guys make your own brands, right? You have your own IPs. Is that correct? And yes, how yes. how can you how would you best explain your business model, which segment you play in, the price points, etc. Can you sort of just give a this thing on that? जी, तो देखिए हम लोग जो है मेनली वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो, देखिए हम बहुत अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हम मास प्रीमियम कैटेगरी के अंदर आते हैं। हम पूरे इंडिया के जितने भी सुपरमार्केट्स हैं, जैसे डी मार्ट, रिलायंस, स्टार बाजार, एंड जितने मॉडर्न स्टोर्स हैं, मिनीसो, डीआईवाई, इस तरीके के स्टोर्स के लिए हम ऑलमोस्ट सबसे बड़े वेंडर्स हैं, वन ऑफ द सबसे बड़े वेंडर्स हैं, राइट? और ये हमारी मेन मार्केट है। दूसरा, जीडी के अंदर हमारे पास फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू नीचे कन्याकुमारी, तो हर एक सिटी में, हर एक छोटे से छोटे गांव में होलसेल नेटवर्क है, जहाँ पे हम लोग जीडी जनरल ट्रेड के अंदर हम लोग प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और हमारी जो एवरेज प्राइस पॉइंट रहता है वो 199, 299, 399 के प्राइस रेंज है, एमआरपी टू द कस्टमर, राइट? एंड ये प्राइस रेंज में हम काम करते हैं। हमारी प्राइस पॉइंट शुरू होता है नीचे 49 रुपीज से, और टॉप पे जाता है 2,999 तक, 3,000 रुपये तक। बट हमारी मेजोरिटी जो प्रोडक्ट्स है वो 299 to 399 की रेंज के हैं। Got it. And today, what is your split of where you guys sell the products? You mentioned GT, modern एंड trade. What about सर, online? Do you आज की also तारीख do? में इज Yeah. 50-50%। फिफ्टी Okay. परसेंट 50% इज जनरल ट्रेड एंड 50% इज मॉडर्न ट्रेड, द सुपर मार्केट्स एंड Okay. Got it. Do you guys also sell these brands online? Do you tap into quick commerce? Have you seen any traction there? ऑल। 2015 तक हम लोग अमेजोन के सबसे बड़े सेलर थे ई कॉमर्स में, टॉयज के लिए।
बट हमने जब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी तो हमने ई कॉमर्स बिजनेस थोड़ा स्लो डाउन कर दिया, बिकॉज मेरे प्राइस पॉइंट जो है वो लो प्राइस पॉइंट है और वो ई कॉमर्स के लिए सुटेबल नहीं है। बिकॉज अगर आज जैसे कोई प्रोडक्ट है 299 का, तो उसमें 150 200 रुपीज तो प्लेटफॉर्म चार्जेस ही है। तो वो प्रोडक्ट में इकोनॉमिक सेट करना बहुत मुश्किल है। तो जितने भी प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, अब हम जैसे जैसे प्रीमियम प्रोडक्ट्स के अंदर आ रहे हैं, वो हम ऑनलाइन ई कॉमर्स में सेल कर रहे हैं। हम ब्लिंकिट में लाइव हैं आज की तारीख में, अमेजोन पे लाइव है, फ्लिपकार्ट पे लाइव है। बट वहां से बिजनेस जो आ रहा है वो अभी इनिशियल स्टेज में ही स्टार्ट हुआ है, 3 4 महीने पहले ही स्टार्ट हुआ है, और अब हम उसको बढ़ा कर रहे हैं। यस। Understood. Now you have multiple different IPs, right? That caters to different, I'd say, segments of consumers, different ages of children, different, obviously different genders. So what are your hero products? Which are the products you do the maximum sales on? And how are you building the brand for those products? I mean, at the end of the day, if a toy for a girl has to compete with a Barbie, there's to be some aspiration for the child also. So how are you solving this problem? रोहित जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और यही मेन गोल था हमारा कि सर 3 पीढ़ियां निकल गई, राइट। मुझे भी 15 16 साल हो गए काम करते करते। सर अभी तक हम इंडिया की बारबी नहीं बना पाए। आप सोचिए ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, हम इंडिया का नर्फ ही नहीं बना पाए, हम इंडिया में हॉट व्हील्स ही नहीं बना पाए। ऐसा तो नहीं हो सकता। सर कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर कमी रह गई। एंड दैट वाज द गोल, कि क्यों ना इंडिया के पास इंडिया की बारबी हो, राइट। दैट्स व्हाई वी लॉन्च आलिया, वही सोच के साथ कि भाई वही कैरेक्टरिस्टिक्स, जो बेटर क्वालिटी, वो तरीके का ब्रांड, और वो इंडियन कंपनी हो जो इंडियन मार्केट को समझती हो, राइट। तो उस तरीके से ब्रांड को बनाना, वो लेके आ रहे हैं। आज थंडर स्ट्राइक गन है, वो बहुत ज्यादा हमारे लिए टॉप सेलर है। आज आप किसी भी सुपरमार्केट में जाइए, आपको आलिया डॉल, थंडर स्ट्राइक गन्स, यस मोटर मेटल कार्स 100% मिलेंगे। फनी बबल you will find in every single supermarket. Yes. तो इस तरीके से हम धीरे 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 इंडियन ब्रांड्स को आगे लेके आ रहे हैं, राइट। Understood. And what, like, if you had to find your USP compared to, say, some of the other competitors, I'm sure you have other Indian companies who are trying to compete with you. We've seen so many small brands of toys. Like, what would your USP be where you compete both with the Indian सर players and the Chinese companies that will no doubt be सर देखिए, trying to? मुझे 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 ऐसा लगता है, किसी भी कंपनी को, मेरी ही कंपनी नहीं, किसी भी कंपनी को सक्सेसफुल होने के लिए 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सर एक, प्रोडक्ट एंड क्वालिटी। अगर आपका बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, राइट क्वालिटी है, और फिर राइट कॉस्ट पे है, अगर उसका प्राइस बिल्कुल परफेक्ट है, स्वीट प्राइस पॉइंट पे है, और उसपे निरंतर इनोवेशन है, कि मतलब मैं आपको रोज नया प्रोडक्ट दे रहा हूँ, और उसके साथ अगर आपके पास अफलातून डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। सर ये चारों चीजें ही हमारे पास, हमारा डीएनए है। तो अगर आज मैं बोलूं कि हमारे पास क्या राइट प्रोडक्ट है, यस, आप लव गन रखो और थंडर स्ट्राइक रखो, आप मैच करके देखो, आर प्रोडक्ट विल बी मच बेटर, राइट। और उसके 30% प्राइस पॉइंट पे है। ऐसा नहीं बोलता 50% पे है, 30% प्राइस पॉइंट पे है। आप बारबी रखो एंड पुट आलिया टुगेदर, यू विल सी कि हमारा प्रोडक्ट कितना बेटर है। दूसरी चीज, क्या हम उसमें निरंतर इनोवेशन नहीं कर रहे? यस। सर 700 प्रोडक्ट्स की रेंज है, मतलब हर महीने 40 से 50 नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। इस स्पीड से हम चल रहे हैं, तो इनोवेशन बहुत स्पीड से हो रहा है, राइट। कॉस्ट को हम नहीं समझ पा रहे। सर हम हर एक सुपरमार्केट की कॉस्ट का एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन में कैसे क्या प्राइस पॉइंट पे क्या चीजें बिकती हैं, सुपरमार्केट में क्या प्राइस पॉइंट पे क्या चीज बिकती है, और उस प्राइस पॉइंट में क्या मैक्सिमम वैल्यू वैल्यू एडिशन करना है हमको प्रोडक्ट के अंदर, वो सब चीजों का एक्सपीरियंस है हमको। 10 10 साल का एक्सपीरियंस है हमको ये सब चीजों का। एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, सर 3 पीढ़ियों का, 3 जनरेशन का हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। सर आज किसी होलसेलर के पास में जाता हूँ, तो मुझे, मेरे फादर ने उसके फादर के साथ काम किया हुआ है, तो 90% इज द सेकेंड जनरेशन व्हाट वी आर डीलिंग, राइट। तो मुझे पता है कि उस कंपनी का फाइनेंशियल्स क्या है, मैं उसको कितना क्रेडिट दे सकता हूँ, क्या क्या उसकी कैपेबिलिटीज है, ये हम जानते हैं एक दूसरे को, राइट। सो दैट काइंड ऑफ रिलेशन वी व्हाट वी हैव इन द मार्केट, दिस इज व्हाट दिस इज आवर स्ट्रेंथ, कि
ठीक है, हमें वक्त लगा, हम बैम्बू है, हम हम्म नीचे पहले लगा, हमने नींव बहुत स्ट्रांग कर ली है। हम्म देखिए आज मैं इतने मल्टीपल टेक्नोलॉजीज में काम कर रहा हूँ। हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, नॉन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, पीवीसी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, डाई कास्ट मोल्डिंग बना रहे हैं, रोटो मोल्डिंग कर रहे हैं, पीवीसी मोल्डिंग कर रहे हैं। हम्म हम 8-10 अलग डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में काम कर रहे हैं। मैं इंडिया में इकलौता टॉय मैन्युफैक्चरर हूँ जिसके पास यूवी प्रिंटिंग फैसिलिटी है, हम्म राइट। तो हम्म हम बहुत जल्दी जल्दी इनोवेशन कर रहे हैं। और चाइना में जिस तरीके का हमारा एक्सपीरियंस है इतने सालों का, जो वहां की सोर्सिंग रॉ मटेरियल हम्म के लिए, पीसीबी के गियर बॉक्सेस के लिए, हम्म वो हमारी तो ये चीज हम्म क्रिएट करने के लिए हमने जनरेशन दे दिया है। हम्म मतलब 3 पीढ़ियों की मेहनत है, और खिलौने से उतना प्यार। तो वो चीजें दी थी हमने। और अब ओवरऑल इंडिया में ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है टॉयज को लेकर, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, हम्म इंडिया में बनाने को लेकर, कि दैट इज व्हाट सपोर्टिंग अस। हम्म वो सपोर्ट कर रहा है इस तरीके से। एक यहाँ पे भी आज सर, पहले टोटल इनकम नहीं थी इतनी ज्यादा, लोग उतना कमाते ही नहीं थे कि उतना ज्यादा खर्च कर सके। देखिए वर्ल्ड मार्केट 100 बिलियन का है ना, 100 बिलियन US डॉलर का हम्म वर्ल्ड मार्केट है। और इंडिया तो आज भी बुक्स में सिर्फ 14-15 हजार करोड़ का ही मार्केट दिख रहा हम्म है। तो सोचिए, है ना, अभी तो हम बहुत छोटे हैं। yeah अब धीरे 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 कंजम्पशन बढ़ रही है। हम्म आज भी टॉय मार्केट में अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा है, हम्म राइट। चाइना से बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है, और बहुत बड़ा गैप है इसको भरने के लिए। हम्म अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, हम्म राइट। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है सर, कि हम राइट डायरेक्शन में प्रॉपर नॉलेज के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, और एक इकोसिस्टम के साथ खड़े, जिससे आज बस पूरी बोलते हैं ना, पूरी गाड़ी रेडी है सर, हम्म पेट्रोल डालिए फिर रेस में भागेगी। Nice. I think यस। well put. Well put. I'll ask a couple of questions on some things you mentioned, which will just help. I जी think give people a full picture also. I think one जी is जी। you spoke about your manufacturing capability. So can you just tell us a little bit about your capability, your capacity, your facility? What are the kinds of toys you can make? Is it asset light? Is it asset heavy model? Just help us understand that. Sure. Please. So, rightly put, I mean, we are a very capital, I would say, asset-light model because what we are doing is we are working with 11 OEMs who are exclusively manufacturing for us. Need to understand that toy as a product is labor intensive as well. So, having so much of labor under one roof limits your growth. आप ग्रो नहीं कर पाओगे क्योंकि एक ही प्रोडक्ट बनाते में अटक जाओगे। तो हमने उसको बहुत रिस्क को अच्छे से स्प्रेड किया है 11 फैक्ट्रियों में। तो हम बहुत इक्विप्ड है एक टाइम पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। और टॉय दुकानों में मल्टीपल प्रोडक्ट्स बिकते हैं, एक प्रोडक्ट नहीं बिकते, काफी सारा रेंज बिकता है। So that is where our strength lies in manufacturing side. Plus, we have injection molding machine, we have a roto molding machine, we work in PVC, we work with PP, ABS. So we can work around multiple products, multiple technology. So as Karan rightly mentioned, we are the only company in toy having in-house UV printing machine. It's a quite expensive machine, and we have two machines such. So we can customize the product for our clients as well. So Understood. that's the flavor of the manufacturing side. Understood. So you have some of these machines, the molds, are they yours or like is everything, just outsourced? So molds belong to KV Toys, and the equipment, except the UV machine, what we spoke, and a couple of smaller machines, all the investment is done by the OEM themselves. Understood. So Understood. our expectation is to invest in the distribution, in the inventory, in the product development, in the molds, on the market side, to be summarizing. रोहित जी, एक छोटी सी बात बताऊंगा। जो मोल्ड होते हैं, इंजेक्शन मोल्ड, इंजेक्शन मोल्डिंग के मोल्ड होते हैं, दैट इज द मेन सोल ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। वही प्रोडक्ट बनता है। वो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन पे चलते हैं। देखिए एक मशीन, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन जो होती है वो 20 लाख रुपए की होती है, राइट। और रफली एक प्रोडक्ट के अंदर जो मोल्ड्स लगते हैं, उसी की कॉस्ट रफली 35 लाख रुपीज हो जाती है, राइट। तो कई बार मोल्ड्स ज्यादा, सेट ऑफ मोल्ड्स आर मोर एक्सपेंसिव देन द मशीन, राइट। So if you have to scale your business, let's say you see that the business is a lot of potential.
Are you constrained at all by the capacity on your OEM partner side, on your manufacturer side, or is it like something that makes it very scalable? प्रोडक्शन कैपेसिटी का इशू नहीं है, प्रोडक्शन Okay. कैपेसिटी हम बहुत कर सकते हैं। अभी हम Okay. 50% नहीं, हम बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। Okay. सर पॉइंट ये है, पेट्रोल कम है, राइट, समझा फंड्स की कमी, समझा फंड्स की कमी है, राइट। सेकंड चीज, आज समझा। हम 5 से 6 कैटेगरीज में काम कर रहे हैं, राइट। जैसे जैसे हम कैटेगरीज ऐड करेंगे, जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, गेम हो गया, एजुकेशनल प्रोडक्ट्स हो गए, और ज्यादा एआई इंटीग्रेटेड टॉयज हो गए, राइट, ये एक कैटेगरी डेवलप हो रही है धीरे धीरे। तो इस तरीके के जब हम प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे तो उसके लिए रेंज के लिए, मोड के लिए फंड चाहिए। एक तो वो है, जैसे ही हम वो ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली बिजनेस है। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमारे पास है, नो हाउ हमारे पास है, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम हमारे पास है, टेक्नोलॉजी नॉलेज हमारे पास है, चाइना सोर्सिंग हमारे पास है, बेस पूरा रेडी है, सिर्फ फंड आना है और चीजें आगे बढ़नी है। जी। Understood. Understood. So one question before I get into some of the numbers, but just one question on, you mentioned this also that the government is also supporting. What is the, I mean, I've heard that, there is a chance of some PLI schemes and all coming. So what is the tailwind that the government is providing for the toy sector, and how are you guys sort of taking advantage of that? तो देखिए, अभी तक तो गवर्नमेंट ने कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया, ऐसा कोई बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किया है। लेकिन यस, पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट ने अनाउंस की है 2 बार बजट में, 2 बार Okay. कंटिन्यूसली Okay. करी है। लेकिन कुछ फंड्स कम थे गवर्नमेंट के पास, इसलिए उन्होंने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। बट Got it. मे बी आई एम फीलिंग कि शायद से ये साल नहीं तो अगले साल उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। Got it. Got it. And at एंड that वो point it आ is जाए, like, एंड देखिए, अगर वो आ भी, आज सिर्फ वो आ गई तो बिलीव मी, यहाँ से बहुत स्पीड से एक्सपोर्ट भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। देखिए, अभी तक हम एशियन कंट्रीज एंड दुबई, राइट, मिडिल ईस्ट कंट्रीज, ईस्टर्न कंट्रीज में ही हम सक्सेसफुल हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज वहां पे ओशन फ्रेट कम है। और अभी तक हम नॉन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कॉस्टिंग जो है, और चाइना का प्राइस और हमारा प्राइस मैच होता है नॉन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के अंदर। देखिए, रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इंडिया में सस्ती है, ओवरऑल जो लेबर कॉस्ट है वो इंडिया में सस्ती है। तो इस तरीके से हम नॉन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में कॉम्पीट कर पाते हैं चाइना के साथ। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो हमें जो आईसी है या पीसीबी बोर्ड है वो चाइना से ही इंपोर्ट करना पड़ता है। तो जो उसका एक्सपेंस है, ड्यूटी का, ओशन फ्रेट का, उसके डिफरेंस की वजह से हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के अंदर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी निकालना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट। अगर इसके अंदर पीएलआई स्कीम आती है तो सर वो गैप खत्म हो जाएगा और हम वर्ल्ड लेवल पे बहुत अच्छे से एक्सपोर्ट कर पाएंगे। बट स्टिल सर, हमको जापान से बहुत मेजर ऑर्डर्स आए। हम यही महीने 16 को मिडिल ईस्ट भी जा रहे हैं। कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जैसे लुलु सुपरमार्केट, फन सिटी, इनके ब्रांचेस ऑलरेडी दुबई में भी हैं। तो इनके साथ हम इंडिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। Soon we will gonna meet them and start the business in Middle East also. Wonderful. No, no, it's good to hear. And like, can see that there are so many different things that you guys are working on. I'll jump into the numbers and I'll let Tanmay take that. Just before you get down there, can you also just break down the structure of your company? I think you have, obviously you have KV Toys, and there is also a partnership company that is now being merged into this business. So can you just help break that down for our listeners, and then we can use that to segue into the numbers. So there's a proprietary concern which we was running from 2009 and onwards, which is KV Impacts, and with the objective of getting listed in the future, we had formed KV Toys KV Toys Limited in 2023. So the KV Toys Limited, India Limited, took over the business of KV Impacts under the BTA agreement. So now that proprietary concern is not in existence anymore. All the business has been taken over or transferred in this entity. And now from here, I mean, from 2020, January 2024, all the business is being done under KV Toys India Limited. So that is the transition. I mean, there is no two entities which are running at same point in time. It was just a
transfer of business from proprietor to a limited company. Tanmay, over to you to ask any other questions you may have on the business Sure, and on sure, sure. yeah. So I was going through your, proceeds of the issue. So I was seeing that you are repaying some of the debt and also raising some funds for working capital. So take us through the total debt on the books and split it through working capital debt and long-term debt, and also what are the kind of working capital days in our business, and from this new working capital, how much can the scale of the business go up? So I will tell you right now, we have a limit. All the debt in the book at this point in time from the bank, what we intend to repay is all working capital loan only from the bank. There's a limit of 17 crores, and whereby we are utilizing around 12 crores of limits. So with the proceeds of the fund, we intend to repay that. So that will be almost zero now after the repayment, and the remaining portion of around 30 odd crores will be used in working capital. Right now, my cycle is of 75 days. With the new product, what we want to introduce in the market by investing in our mold, with the new categories where we want to expand in the stationery and other board game, puzzle games, etc., we need to build inventory levels as well as to cater to the general trade or the modern trade. I mean, have more share of wallet from them. We need to extend few credit terms, credit days as well. So that is where the whole proceeds are going to be utilized. And we intend, I mean, we are at 75 days, as I said, cycle. If we go to 90 days also, we'll be able to rotate funds 4 times in a year. I mean, if you see that, and that itself will take us to 350 to 400 crores of revenue with this kind of funds. I just give you a brief. I mean, in H1 we have done around 81 crores of sale, and H2 we expect to close around 180, 185 crores. I mean, without any IPO coming in the business, funds coming into business, we'll be able to achieve that number. So that number plus the rotation of new funds can easily take us to 350 to 400 crores of revenue. Got it. As there has been a consolidation of two different entities. So can you take us through the pro forma basis growth for like last 3 years, maybe in terms of CAGR? So कि last 3 साल में अप्रोक्स कितना ग्रोथ किया रहेगा दोनों एंटिटीज को मर्ज करने के बाद? 23 से 24 10% growth था, which was at around 85 crores of revenue. From 24 to 25, we moved from 85 crore revenue to a combined revenue of 126 crores. So in 25, we closed at 126 crores. And now this year, as I mentioned, we will be close to around 180, 185 crores. Got it. Got it. What are kind of typical trade receivable days? As on today, around 45 days. Got it. And what are the exports as percentage of your revenue? See, we have done pilot in Germany last year, and this year we had a repeat order for that. And we expect to start the one export in Japan in Q4. Overall, at this point in time, it is less than 1%. In a very, I would say it's more of a minuscule number at this point in time, but we expect it to grow to a double digit in next 2 years. Got it. And any kind of new segments are we looking to enter in the toy segment? So which So would what able to cater any future growth? Yeah, so what we plan to do is, I mean, with the funds coming in, we are into plastic toy category. We are expanding into impulse stationery, which is a very big market where we see a lot of synergies with the same distribution network. So we are entering and trying to leverage that distribution channel for impulse stationery, which works in a return gift and fancy stationery. As well, what Karan mentioned during the call, we plan to get into AI related electronic toys also, where we see there will be a margin, better margins, and I would say higher price point products as well. Because already the concept and the technology and the production capability we already have in house. It's a matter of time we invest in those kind of molds and launch those products. So immediately, if you say stationery, high-end electronic toys,
and some bit of puzzles and educational toys. तन्मय जी मोटा मोटा we are all about play better, right? आप जितना ज्यादा कैटेगरीज है टॉयज की, जो इम्पल्स है, देखिए आज किसी को भी ना ओल्ड फैशन पेंसिल से लिखने का मन नहीं करता। स्कूल में भी बच्चों को कुछ चीजें सुंदर चाहिए, बेटर चाहिए, राइट? वी आर ऑल अबाउट दैट, राइट? आपने अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। देखिए आज आप मिनीसो के स्टोर में जाते हैं तो आपको ये नहीं पता कि आप क्या लेने जा रहे हो, राइट? बट आप जाते हो और वहां से शॉपिंग करके आते हो बिकॉज एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल, राइट? सो इम्पल्स। तो हम उस कैटेगरी में जाना चाहते हैं फर्स्ट, कि हम एक छोटी चीज को एक बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अट्रैक्टिव तरीके से मार्केट में पेश करें, राइट? उसको लॉन्च करें। वो सेगमेंट को हम केटर करना चाहते हैं इन वेरी अफोर्डेबल प्राइस। So, in प्लस capital जो house, एआई टॉयज भी हम लेके आना चाहते हैं, दैट विल बी इन अ वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस, और जो हमें ई कॉमर्स के अंदर हेल्प करेंगे, और जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है उस मार्केट के अंदर हमको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। just to add on, Tanmay, what we intend to do is house of toys and हाउस ऑफ टॉयज, house of play, not toys. यस। So all things related to the age group what we are catering to, of children basically, we want to have it in our portfolio, step by step. गॉट सर, FY25 का प्रोफार्मा लेवल पे हमारा EBITDA मार्जिन क्या रहेगा एंड पैट मार्जिन एंड So 25 में we were around 7% EBITDA and 4.45% PAT number. got in FY27 में what could be our expectations? So 27 we expect it to increase in a marginally. I would not say very exponential, but there will be a marginal increase in the PAT level as well. Because with the addition of new category, with the addition of high margin items, with the export business, we expect the economies of scale to work as well as little bit of margin expansion that will reflect in on the bottom line as well. Got it. And what is our typical H1 versus H2 relate? See, typically, 60% of the business comes in the H2 and 40% comes in H1. But this financial year, you can see the little bit there was a Diwali festival was slightly earlier. So we expect it to be around 45 in H1 and 55 to be H2. So if you extrapolate our toy business only, it will close to around 170 crore plus. In on top of it, we already have confirmed POs of stationery as well as export of a higher value is going to happen in Q4 onwards. So that will add on to it. Got it. And that is a slightly better margin profile business. I would say similar margin because we intend to have a foot in the door in all those categories. So we want to be very competitive. But fixed cost remaining fixed, that will help in our margins. Thanks, Tanmay. Karanji, Konalji, I'll just wrap this. We're running short on time. So what I'll do is I'll just ask you to leave your potential shareholders with one final message. You're going for an IPO. I'm sure it's a very exciting time for you, and you're going to have a lot of new members now as part of the KV Toys family. So what would you like to tell them? What would you like to give as a message to them? सर साथ में जुड़िए, इंडिया की टॉय स्टोरी हम लिख रहे हैं, राइट? है ना? तो हम साथ में मिलकर टॉय स्टोरी लिख सकते हैं, एंड वी हैव द बेस, वी हैव ऑल द पोटेंशियल व्हाट इज नीडेड। जस्ट कम एंड जॉइन अस, एंड हम साथ में कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। I think wonderful. I think toys is something that is, I think, emotionally attached to almost everybody. Everybody grows up Yes. playing toys. Many people have kids, so they see toys, in their house all the time. So I'm sure this is a very exciting journey. Also, it's good to see a new company in a new segment. Like I don't think there are too many listed companies like yours. So I'm sure you So guys we are the will. first. I would also like to mention this is the first IPO I'm seeing in the toy segment at least. Yes. I guess there was an yes. IPO in 2007-8 way back, but that company is not doing well at this point. So technically पहला ही कह लो पिछले 15 एक साल में. Yes, yes, yes.
I think fantastic. I think it's great that we are seeing more such diverse companies. I think with that, I'll wrap this interview. Thank you so much, Karanji Konalji. Just to recap, we had Thank you, Karan, the promoter from KV Toys, whose IPO is opening on the 8th of December and closing on the 10th of December. Thank you both, gentlemen, for your time. Wishing you both the best of luck. Thank you very much. Thank you.